हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ये टॉपिक सारे। पहले हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर प्लेन पासिंग, ये एस लिखा है, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देन कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस पढ़ेंगे। कोप्लेनरिटी का मतलब होता है चेक करना कि क्या कहते हैं, क्या दोनों लाइंस, कोई भी दो लाइंस क्या एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं या नहीं। फिर उसके बाद हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पढ़ेंगे, फिर एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो बच्चों देखिए, ये हमारा पहला टॉपिक, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट होते क्या है। नॉर्मली जब लाइन का केस होता है, कोई भी आपकी एक लाइन है, मान लो ये लाइन है, तो ये जो लाइन है ना, ये क्या कहते हैं, एक प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, 2D का केस कह रहा हूँ। 2D के केस में क्या होता है, ये लाइन जो है, कोई भी लाइन, अनलेस एंड अनटिल वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल ना हो। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, अनलेस एंड अनटिल इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दे मस्ट इंटरसेक्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब अगर मान लो ये एक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कभी भी क्या कहते हैं, वाई एक्सिस से मीट नहीं करेगी, सिर्फ एक्स एक्सिस से करेगी। इसी हिसाब से अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या कहते हैं, वो कभी भी एक्स एक्सिस से मीट नहीं करेगी, हमेशा वाई एक्सिस से ही मीट करेगी। लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई केस होता है, तो आपकी जो लाइन है वो 101% आपकी एक्स और वाई एक्सिस से मीट करती है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मीट करती है ना, मान लो ये आपका पॉइंट हो गया 0,5 या ए, मान लो 0,a, और ये होगा B,0। तो ये जो ए है ना, इसको हम बोलते हैं सीधा सीधा, ये आपका वाई इंटरसेप्ट, राइट। इसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, राइट। तो इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं जहां पे ये लाइन जो होती है, क्या कहते हैं, एक्सिस से मीट करती है। बट यहाँ पे केस क्या होने वाला है हमारा, प्लेन का केस। तो देखिए, प्लेन के केस में क्या है, आपके पास तीन एक्सिस होगी, ऑफ कोर्स 3D में बनेगा प्लेन तो, राइट। 2D में तो सिर्फ एक ही प्लेन होता है, दैट इज एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे 3D की बात करते हैं, 3D में कोई ना कोई प्लेन बनेगा। से दिस इज अ प्लेन, कोई एक ऐसा प्लेन है जो इन एक्सिस से यहाँ पे मीट कर, तो ये आपका एक्स एक्सिस, वाई, दिस इज जेड। तो यहाँ पे ये जो एक्स पे जहाँ मीट कर रहा है ना ये प्लेन, ऑफ कोर्स ये प्लेन और नेवर एंडिंग है, बट ये कहीं ना कहीं इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट करेगा। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, अनलेस एंड अनटिल वो किसी प्लेन के पैरेलल ना हो, मतलब एक्स वाई, अगर एक्स वाई के पैरेलल हो गया वो प्लेन, तो भाई कभी एक्स और वाई पे तो कभी मीट ही नहीं करेगा, वो सिर्फ इस वाली एक्सिस पे मीट करेगा, जेड एक्सिस पे। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा केस ले रहा हूँ जहाँ पे जो प्लेन है ना, वो किसी भी एक्सिस के कॉम्बिनेशन के पैरेलल नहीं है। तो एक नॉर्मली जो प्लेन होगा वो क्या होगा, ऐसे A,0,0 इसको बोलोगे आप, ठीक है। इसको आप बोलोगे 0,B,0, ये होएगा आपका 0,0,C, ठीक है। तो ये बेटा इसके आगे एक्स इंटरसेप्ट, इसको आप बोलोगे, ए को बोलोगे एक्स इंटरसेप्ट, बी को बोलोगे वाई इंटरसेप्ट, एंड सी को बोलोगे जेड इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे लिखोगे हेयर A, B, C आर एक्स इंटरसेप्ट, कॉमा वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ से ना आपकी सीधी सीधी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो अगर आपके पास कभी भी किसी प्लेन के इंटरसेप्ट गिवन हो, तो आप उससे भी इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट आपके क्या है भाई, कोऑर्डिनेट्स है ना। तो कोऑर्डिनेट्स किससे रिलेट करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म के साथ, और पोजीशन वेक्टर जो होता है वो वेक्टर फॉर्म के साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपकी देखो क्या बनेगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1, राइट।
अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये कैसे बनी, राइट? तो ये मतलब इक्वेशन आई कहाँ से? देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे छोटी सी डेरिवेशन करा देता हूँ। मान लो आपके पास इक्वेशन जो होती है बेटा वो इस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 नॉर्मली। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन नॉर्मली आपकी ऐसी है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये वाला अगर कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0, आपको 3 इंटरसेप्ट दे दिए, यानी कि ये जो है, ध्यान रखना ये वाला, ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा क्योंकि ये प्लेन में लाई कर रहा है, इसी वाले प्लेन में। ठीक है, तो अगर ये इसको लाई करेगा तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखिए कितनी आती है। तो जहां जहां y है वहां 0, x की जगह 0, और जहां x है, सॉरी x की जगह a, y की जगह 0, z की जगह 0, तो ये दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगे। और आपका यहाँ पे एक्चुअली a की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन ए। इस d को इधर भेजोगे, x की जगह a लिखोगे, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस डी अपॉन ए। सिमिलरली जब आप दूसरा वाला करोगे ना, यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट की इसको यहाँ पे पुट करोगे पूरे को, पूरे में, तो यहाँ पे ये आपका जो b आ जाएगा, नहीं आ जाएगा माइनस डी अपॉन बी। सिमिलरली जो c है माइनस डी अपॉन सी। अब आप इन्हीं चीज को ना, ये तीनों को इस इक्वेशन में पुट करके देखना, तो ये आपका बन जाएगा ऐसे, माइनस डी अपॉन ए एक्स माइनस डी अपॉन बी वाई माइनस डी अपॉन सी, सॉरी हाँ, डी अपॉन सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देख लीजिए, माइनस डी को कॉमन ले लो, माइनस डी अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये जो माइनस डी कॉमन लिया उसको उधर भेज दो, तो देख लो बेटा आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 1 को उधर ले जाओ, तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में आती नहीं है, बट आपको मैंने समझा दिया, कभी बाई चांस कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको इजीली निकाल सकते। तो ये है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 90। तो आप देख सकते हैं, ये तो एक्चुअली बहुत सिंपल सा है, बस वैल्यू को पुट करना है। इसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद द इंटरसेप्ट 2, 3, 2, 3 एंड 4। तो देखो ये इंटरसेप्ट दे रखे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, यानी ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। तो आपने इक्वेशन तो सीखी, एक्स प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1, ये सीखा ही हुआ है आपने। तो आपका काम बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1, आप ये भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे? आप एलसीएम ले लीजिए, वाई अपॉन सी की जगह वाई अपॉन 4। तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6x, देन ये आपका आ जाएगा 4y प्लस 3z, क्या कहते हैं, इज इक्वल्स टू 1। इसको उधर भेज दो 12 को, तो ये आपका आ जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12, राइट? तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में ये भी आ गई इक्वेशन। तो आप ये भी लिख सकते हो आंसर, और आप ये भी लिख सकते हो, बोथ आर कार्टेशियन फॉर्म है, और ये आपके इंटरसेप्ट की हेल्प से आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट्स इट। तो बच्चों अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हर कंसेक्यूटिव ईयर में यहाँ पे पूछा ही जाता है क्वेश्चन इसमें, लगभग बोर्ड्स में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके अभी तक जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, देखिए आपके पास अगर दो इक्वेशन प्लेन की गिवन हो, राइट? तो दो इक्वेशन आपकी प्लेन की कैसे कैसे गिवन हो सकती है? देखिए आपको ऐसे गिवन हो सकती है कि पहला प्लेन जो है वो ये दे रखा हो, आर वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल्स टू d1, एंड दूसरा आर वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल्स टू d2, राइट? आपको ये ऐसे गिवन हो सकता है, राइट? इसका ध्यान रखना। इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको पूछा गया है कि देखो बेटा ये दो प्लेन है, ये मान लो मैंने बोल दिया एक प्लेन का नाम रख दिया पाई 1, एक का नाम रख दिया पाई 2। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए भाई, 22/7 वाली बात नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये है एक प्लेन पाई 1,
दूसरा प्लेन है पाई 2। अब बेटा ध्यान रखना, अनलेस एंड अनटिल ये प्लेन किसी क्या कहते हैं, मान लो ये दोनों अगर आपस में पैरेलल ना हो, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ऑफ कोर्स कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल नहीं है तो ये 100% कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये रहा पाई 1 प्लेन, ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, और पाई 2 प्लेन ऐसे सीधा जा रहा है, तो ये इंटरसेक्ट यहाँ करेंगे, राइट। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पे एक प्लेन और बन सकता है, लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि यार बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं ऐसे, तो मतलब मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो ये भी बन जाएगा, ऐसे भी सीधा एक प्लेन और बन जाएगा, तो मतलब हमें कोई ना कोई रेफरेंस तो चाहिए होगा। हाँ, इसमें ना एक हमें रेफरेंस और चाहिए होता है, वो इसके अंदर नहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आपको ऐसे बोलेगा, फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन ऑल्सो पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। आपको एक पॉइंट और दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आपको जो प्लेन मिलेगा वो देखो वो कैसा होगा। मान लो कि वो प्लेन ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये प्लेन बन रहा है। अब ये प्लेन बेटा थोड़ा इधर भी हो सकता था, थोड़ा इधर भी हो सकता था, वो डिपेंड पता है किस पे करेगा, कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन चीज होगी ना उस पे। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में इक्वेशन लिखी क्या जाएगी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो अब निकालोगे ना यहाँ से बेटा, वो देख लो वो क्या लिखोगे। अगर आपके पास ये चीज ऐसे दे रखी है, ध्यान रखना ये। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आपको याद नहीं है तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो कि ये जो नॉर्मल फॉर्म वाली आपको इक्वेशन कराई थी ये वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है इक्वेशन क्या लिखनी है, आपको ये लिखनी है इक्वेशन, आर वेक्टर डॉट एन कैप 1 लैम्डा एन 2 कैप इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। आपको पता है लैम्डा टर्म इसीलिए आ रखा है क्योंकि ये अभी आप इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पूरी डिफाइन नहीं कर पाए। ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन डिफाइन पता है कब होगी, जब आपके पास इसके अलावा एक रेफरेंस और भी गिवन हो, तभी आप प्लेन फाइंड कर सकते हो। इसीलिए आपने प्लेन को लैम्डा के फॉर्म में लिखा है, राइट। अब एक चीज और बता देता हूं कि अगर ये ऐसे गिवन है तो ठीक है ऐसे लिख सकते हो। इफ अगर आपको इक्वेशन बेटा कैप के फॉर्म में गिवन नहीं है तो आप ये मत सोचना कि भाई पहले आपको कैप के फॉर्म में निकालना पड़ेगा आंसर, फिर पहले आपको कैप के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लानी पड़ेगी, फिर उसके बाद ऐसे करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीधा ऐसे गिवन है R1 वेक्टर और एंड दूसरा जो प्लेन है पाई 2 प्लेन, वो आपको ऐसे गिवन है N2 वेक्टर इज इक्वल्स टू D2, तो आप सिमिलरली सेम चीज लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि सॉरी कैप नहीं लगाना है यहाँ पे, यहाँ हम वेक्टर्स लगा देंगे। N1 वेक्टर प्लस लैम्डा N2 वेक्टर इज इक्वल्स टू D1 प्लस लैम्डा D2। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पे एक LHS आ रहा है और RHS आ रहा है। जो आप कन्वर्जन करते हो ना वेक्टर से कैप का, तो जो टर्म्स आते हैं दोनों साइड, जो एक्स्ट्रा टर्म्स आते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे वो चीज करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो मैं आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटा सीधी सीधी वेक्टर फॉर्म। तो आपको जो याद रखनी है वो यही वाली फॉर्म याद रखनी है। ये तो अंडरस्टूड ही होगी कि भाई अगर वेक्टर के साथ ये चीज पॉसिबल है तो ऑफ कोर्स इसके यूनिट वेक्टर के साथ भी पॉसिबल होगी ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपकी आगे वेक्टर फॉर्म, फिर से ध्यान रखना, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन है, ये इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन है दैट इज पाई 2, और ये जो निकलेगी हमारी इससे, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो ये पाई 1 प्लेन की हो गई, ये पाई 2 प्लेन की हो गई, और ये पाई 3 प्लेन की हो गई। बट रिमेंबर वन थिंग, ये आपकी कंप्लीट अभी सॉल्व नहीं हुई है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन अभी लैम्डा के टर्म्स में है, तो आपको ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ अदर रेफरेंस गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज दी जाएगी जिससे आप ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट करेंगे, फिर आपको एक कंप्लीट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन मिल जाएगी जो इन दोनों से इंटरसेक्ट होते हुए, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होते हुए जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म।
तो अब देखिए वेक्टर फॉर्म आपने सीख ली है, अब आप इंटरसेप्ट फॉर्म भी देख लीजिए इसकी, सॉरी इंटरसेप्ट कह रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म भी देख लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, आपको ये सीधा लिखना है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस b1, राइट, प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल्स टू 0। याद रखना ये आपका इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको भी करनी है इक्वेशन, ये इसके आगे कार्टेशियन फॉर्म, तो इसकी डेरिवेशन सीखने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी सीखना चाहते हैं तो आप आराम से सीख सकते हैं। n1 वेक्टर जो है ना, इसकी जगह आपको सिर्फ ये पुट करना है, n1 वेक्टर आपका ऐसे फॉर्म में दे रखा हो, a1x b1y प्लस c1z, ठीक है। ये आपका, सॉरी, a1 xyz नहीं, a1 i कैप b1 j कैप एंड c1 k कैप, ये आपका n1 वेक्टर है। n2 वेक्टर इस फॉर्म में होगा a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप, राइट। और ये जो r वेक्टर होता है ये तो आपको पता ही है हमेशा, xi कैप yj कैप zk कैप। इन तीनों चीजों को अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करोगे ना, यू विल इजीली गेट दिस इक्वेशन। तो ये आपकी हो गई कार्टेशियन फॉर्म, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म, दैट्स इट। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने ये टॉपिक तो कर लिया, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इस क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 20 के साथ। इसमें लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखो आपको दो प्लेन दे दिए, ये दे रखा आई कैप जे कैप के कैप इज इक्वल्स टू 6, एंड आर वेक्टर आपको दे दिया इन्होंने 2i क्या, सॉरी नेक्स्ट वाला प्लेन, ये पाई वन प्लेन दे दिया, ये पाई टू प्लेन की इक्वेशन आपको दे दी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल्स टू -5। एंड देखो क्या लिखा है, एंड द पॉइंट, मैंने आपको बोला था ना कोई रेफरेंस जरूर दिया जाएगा जिससे आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करोगे। एंड द पॉइंट 1,1,1। तो सबसे पहले जान लो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, आपको ये बोला है कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पे जो प्लेन पास कर रहा है, एंड वो जो प्लेन पास करेगा ना वो इस पॉइंट से भी पास करेगा, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले चीज आपने जो सीखी है उसी को करो भाई फॉलो। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको उसमें लेके आ जाओ भाई, क्या कहते हैं, ये r1 आर वेक्टर डॉट, यही होता है, इसको ऐसे ही फॉलो करना है, n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2। तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, राइट। अभी आपने इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या सीखी थी, n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो आपका प्लेन तो यही बनेगा, ठीक है। तो आप लिख लेना इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, ऐसे लिखोगे, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, ये होती है। बस वैल्यूज को पुट करो, n1 वेक्टर की जगह आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। फिर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर की जगह 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल्स टू d1 की जगह 6 प्लस लैम्डा d2 की जगह -5। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब नेक्स्ट है आपका, देखो इसको बस सॉल्व करना है, कैसे अभी बता। अभी ये लैम्डा के फॉर्म में आया, राइट। आपको क्या चाहिए, ये पॉइंट आपको बताया कि ये जो आपका प्लेन आएगा ना बेटा, ये वाला, ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा। दैट मीन्स कि ये इस पॉइंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो आप क्या करो, अभी पहले ना इसको सॉल्व करके लिखो, कितना लिख सकते हो। देखो ये है 1 आई कैप और ये है 2 लैम्डा आई कैप। तो बेटा अगर यहाँ से आई कैप और आई कैप, मतलब पहले देखो यार, इसको ओपन ही कर लो अगर आपको कंफ्यूजन हो। 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ रहा है। अब यहाँ पे ना ये जो आर वेक्टर है ना, आप इसकी जगह लिखो एक्स आई कैप आई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। और ये जो आएगा, ये देखो ये सॉल्व करके कितना आएगा आपका, यहाँ पे आई कैप वाले टर्म्स को साथ में रखो, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप। फिर नेक्स्ट
1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, फिर 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप। मैंने क्या किया, ये टर्म और ये टर्म साथ में रखा, फिर इसको और इसको साथ में रखा, फिर इसको और इसको साथ में रखा, और के कैप को कॉमन लिया, वहां से जे कैप को यहाँ से आई कैप। तो इतना आया इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। यहाँ कोई वेक्टर का साइन तो होता नहीं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आई कैप के साथ आई कैप, डॉट प्रोडक्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, आई कैप का टर्म आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस वाई 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस जेड 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्या आपके पास कोई एक्स, ये इक्वेशन आ गई है, इसमें एक्स और वाई और जेड, बेटा क्या ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे? क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। रीजन, ये जो पॉइंट है बेटा ये इस प्लेन में ही तो है। तो जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां वहां पे आप ये पुट कर दो, 1, यहाँ पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे भी 1 पुट करोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। तो अब आप देख लीजिए कितना लैम्डा आ गए यहाँ पे, 5 3 7 2 9 9, ये आपका आ जाएगा 9 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। तो ये आपका जो -5 है इधर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए आपका सॉल्व होके कितना आता है, 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये 6 में से इधर जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/14। अब आपका काम बिल्कुल खत्म होने वाला है। आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये जो आपने निकाली है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, आपको इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपकी आ जाएगी। तो इसको मैं रेड पेन से करके दिखा देता हूँ आपको पुट। तो आप देख लीजिए क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा आर वेक्टर डॉट, इसकी जगह आप आर वेक्टर ही लिख देना, क्यों, क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यूज को पुट करके लिख दिया था। यहाँ पे आएगा 1, अब यहाँ पे मैं साइड में वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 प्लस 2 लैम्डा मतलब 1 प्लस 2, यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करती चलिए साथ में, ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू निकाली 1 प्लस 2 लैम्डा की, और ये 1 प्लस 3 लैम्डा, और ये आपका 1 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, अब ऐसे इसकी भी निकाल लेते हैं, 6, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ स्पेस, यहाँ पे लिख देते हैं 6 माइनस 5 लैम्डा 3/14। तो ये आपका आ जाएगा 14 6 4 माइनस 15/14, तो ये आपका आ जाएगा 69/14। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 69/14। तो आप इसको बस वैल्यूज को पुट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है यहाँ से। ये आपका आ जाएगा 10/7 आई कैप प्लस 23/14 जे कैप प्लस 13/7 के कैप इज इक्वल्स टू 69/14। ठीक है, अब बस अब आपको बेटा एलसीएम लेना है एक्चुअली। वैसे तो यहाँ तक भी लिख दोगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, बट एलसीएम ले लो तो बेटर है। आर वेक्टर, ठीक है, इसका एलसीएम तो बेटा आपको पता ही है 14 ही आने वाला है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20 आई कैप प्लस ये जो 23 जे कैप प्लस 26 के कैप अपॉन 14 आ रहा है। ठीक है, ये जो 14 है बेटा ये स्केलर स्केलर का टर्म है, 69/14। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो है ना 14 ये कॉमन आ सकता है बाहर। ठीक है, ये स्केलर का टर्म है, बाहर आके उधर भेज सकता है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो आती है वो आती है आर वेक्टर 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इज इक्वल्स टू 69। तो ये आपकी फाइनल आ गई इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो ये आपकी देख लीजिए फाइनल इक्वेशन आ गई, एंड दैट इज फ्री फ्रॉम द टर्म लैम्डा। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। देखिए ध्यान रखना, मैं कोप्लेनरिटी ऑफ टू प्लेन्स नहीं कह रहा, वो तो हो ही नहीं सकता।
मैं कह रहा हूँ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, इसका मतलब दो लाइंस एक ही प्लेन में लाई कर रही है, आप इसका कैसे बताओगे? तो देखो उसकी कंडीशंस क्या होगी ये बताते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको किस फॉर्म में मिलेगी, या आपको इस फॉर्म में मिलेगी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर, आर टू सॉरी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर। अब आपको अगर याद हो, अगर याद नहीं हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, मैंने इक्वेशन ऑफ अ लाइंस जहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया था ये जो ए वन वेक्टर है ना, ये एक पोजीशन वेक्टर होता है कि लाइन कहाँ से पास कर रही है वो, और ये जो बी वन वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन देता है उस लाइन को। तो इससे आप एक लाइन को डिफाइन कर पाते हो कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो आप एक पर्टिकुलर पूरी लाइन डिफाइन कर सकते हो, राइट? अब मान लीजिए कि एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से ऐसे जा रही है, कोई भी लाइन हो सकती है, मान लो ये एक लाइन हो गई एक और, ठीक है, तो ये एक लाइन हो गई, ये ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये पता लगाना है क्या ये दोनों लाइंस एक प्लेन में लाई कर रही हैं या नहीं कर रही। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे पता लगाया जा सकता है। देखो ये है और ये दोनों पोजीशन वेक्टर है, राइट? आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी दो लाइंस है जो एक ही प्लेन में लाई कर, मान लो, ध्यान रखना मैं पैरेलल की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं कह रहा हूँ ये 3D प्लेन है, जो कि यहाँ पे दिखाना इम्पॉसिबल है 2D प्लेन के अंदर, बट कंसिडर इट एज अ 3D प्लेन, और ये समझिए कि यहाँ पे कोई एक लाइन है और यहाँ पे एक दूसरी लाइन है। ये मान लो कि ये दोनों लाइन ना जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं पैरेलल ही हो, ये कुछ ऐसे जारी होगी, बट ये जरूर हो सकता है कि ये दोनों एक ही प्लेन में लाई करी। जैसे अभी ये कौन सा प्लेन है आपका, एक्स वाई प्लेन है, अगर देखा जाए मैं 2D ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना यहाँ पे। तो मान लो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन आपकी ये है, तो क्या कहते हैं ये हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा ए वन वेक्टर का, दूसरा पॉइंट होगा ए टू वेक्टर का, इन दोनों से एक लाइन ज्वाइन हो रही होगी 101%, ठीक है। अब ये दोनों लाइन, इन दोनों पोजीशन वेक्टर से जो लाइन ज्वाइन होगी, इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, ए टू माइनस ए वन, राइट? आप ऐसे ही तो क्या कहते हैं करते हो इसमें, अगर दो आपके पास पॉइंट्स गिवन हो तो आप क्या करते हो, दोनों के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कर लेते हो, तो आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट? दिस ये आपके पास आ जाएगी वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स की वेक्टर फॉर्म आपके पास आ गई इससे, ठीक है। अब ये सोचिए कि ये जो वेक्टर है, प्लस प्लस नहीं कह रहा, इसके साथ ये भी चीज है अभी, बी वन एंड बी टू। देखिए अगर कैसे भी करके आपका बी वन क्रॉस बी टू निकला, ये तो निकाल ही सकते हो, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, बी वन क्रॉस बी टू, ये रिप्रेजेंट करता है अ वेक्टर विच इज विच इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वन वेक्टर एंड बी टू वेक्टर। आपको मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप दो वेक्टर्स का निकालते हो, जो आंसर आता है ना, वो जो भी वेक्टर आएगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी, राइट? तो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर शो नहीं कर सकता, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर होगा और इसके ही परपेंडिकुलर होगा। तो अब आप एक बात सोचिए कि ये जो वेक्टर है और इससे जो क्या कहते हैं जो नया वेक्टर आया वो ऐसे निकलेगा कहीं ना कहीं, जो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, ये लाइन, ये जो पोजीशन वेक्टर है इन दोनों के, लाइन जॉइनिंग दीज टू पोजीशन वेक्टर्स एंड बी वन क्रॉस बी टू, तो ये 100% परपेंडिकुलर होंगे। अगर नहीं आ रहा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये कोप्लेनर नहीं है। तो यानी कि इक्वेशन क्या बननी चाहिए, ए टू माइनस ए वन इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर के साथ, जीरो आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए भाई इसका। अगर आपके पास इक्वेशंस ऑफ लाइन ये दोनों गिवन है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन देन लाइंस आर को प्लेनर, ठीक है। ये तो हो गई आपकी कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हो गई। आप इसके साथ क्या कह सकते हैं, वो वाली फॉर्म भी बना सकते हो अपनी, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में देख लीजिए क्या होगा, बी वन क्रॉस बी टू, मैं फिर से करके नहीं दिखा रहा, प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो मैंने कैसे सिखाया हुआ है। बी वन क्रॉस बी टू को तो आप ऐसे ही लिखते हो, आई कैप जे कैप के कैप, फिर यहाँ पे नीचे लिखते हो ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। अब आप एक बात सोचिए, ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिखना था, यहाँ पे ए टू माइनस ए वन मतलब एक्स
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 k कैप, ऐसे ही आएगा ये टर्म। वो टर्म ऊपर वाली फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे बन जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर इसका डिटर्मिनेंट आपका इक्वल्स टू 0 आता है तो आप कह सकते हो कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये कोप्लेनर है। तो ये हो गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म। दैट इज सो सिंपल। देखो जिनको डायग्राम में डाउट है वो ये फिर से देख सकता है। मान लीजिए ये दोनों लाइन है और ये कौन से प्लेन पे लाई कर रही है, आपके एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। तो देखो ये दोनों लाइनों के बीच क्या कहते हैं, ये जो दोनों लाइंस है इनके कहीं ना कहीं पॉइंट्स तो होंगे। ये मान लो ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये एक दूसरा पोजीशन, ये कोई भी हो सकते हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट। तो ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर। अब आप एक बात सोचिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनेगी, उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मैंने आपको पुरानी वीडियोस में सिखाया हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वो A2 माइनस A1 वेक्टर से निकल ही जाता है आपका। तो ये लाइन आ गई, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए जो B1 वेक्टर है क्या शो कर रहा है, वो इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। B2 वेक्टर इस वाली लाइन की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर इन दोनों के डायरेक्शन के कंपोनेंट्स लेके मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इसके भी पैरेलल होगा लाइन के और इसके भी पैरेलल होगा। वो मान लो ये वेक्टर है। और ये डायग्राम में आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये सोचो कि ये जो है ना मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, बट दिस इज आउटसाइड योर स्क्रीन। ये जो लाइन आ रही है ना ये आपकी स्क्रीन की तरफ आ रही है बाहर, ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही, तो इसको समझिए आउटसाइड द स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन पे, और ये आ रही है आउटसाइड द स्क्रीन। तो 101% ये क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वो लाइन ये खड़ी हुई है इस स्क्रीन पे। ये ऐसा पता चलना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तभी ये एक्स वाई प्लेन पे, मतलब एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। और अगर एक ही प्लेन पे लाई कर रही है तो हम इसको बोलते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में कोप्लेनर है। ये एक्स और वाई प्लेन मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया है। प्लेन आपका कोई भी हो सकता है, रैंडम, एनी प्लेन इट कैन। तो अब देखिए इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज एग्जाम्पल 21। तो देखिए, अच्छा मैं ना इस एग्जाम्पल 21 में कुछ चेंज करूंगा, तो जान के कर रहा हूँ मैं ताकि आपके और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी सही रहे, ठीक है। कुछ चेंजेस हैं वो मैं कर रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कैसे करोगे उसको आप। And, ठीक है, आपको ये दे दिया शो दैट द लाइंस, एक ये लाइन दे दी और दूसरी लाइन ये दे दी। ये ऑफ कोर्स आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। अब आपको निकालना है क्या कहते हैं, क्या ये लाइन कोप्लेनर है या नहीं है। तो आपको कार्टेशियन फॉर्म वाली चीज तो मैंने बताई थी, x2 माइनस x1, a1 a2, y2 माइनस y1, b1 c1, b2 c2, z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू, अगर जीरो आता है तो आपकी ये जो है वो बन जाएगी, राइट। ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ से वैल्यूज क्या निकालोगे बेटा, ये आपको पता है नीचे के टर्म्स a1 b1 c1 होते हैं, लेकिन वो करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है क्या ऊपर की जो ये जो इक्वेशन है ये अपने फॉर्म में है या नहीं है। और वो फॉर्म क्या होती है, ऐसे x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, ऐसे होती है, इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो है नहीं, तो आपको इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या बनेगा ये आपकी, ये x माइनस माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, बेटा ऊपर और नीचे से ना मैं माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये आपकी क्या कहते हैं, ये क्या बन जाएगी, ऊपर से माइनस कॉमन y माइनस वन अपॉन नीचे माइनस जो कॉमन लिया वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, ऊपर और नीचे से माइनस वन कॉमन लोगे बेटा यही बनेगी आपकी, राइट। इसी हिसाब से ऊपर और नीचे से यहाँ से भी कॉमन लोगे, ये आपकी बन जाएगी इतनी, ठीक है। तो बाकी देख लो ये क्या बनेगा, x माइनस माइनस वन अपॉन माइनस वन, वाई माइनस टू बाई टू, जेड माइनस फाइव बाई फाइव। तो यहाँ से आप बस ये वैल्यूज को ले लीजिए और पुट कर दीजिए। तो बेटा यहाँ पे x1 आपका आ रहा है माइनस थ्री, ये वाला x1 है, ठीक है। y1 आपका वन है, z1 आपका फाइव है। तो ये जो आपका x2 है ये है माइनस वन, यहाँ से देख लीजिए y2 है आपका टू, एंड
ये Z1 था, Z2 आपका 5, ठीक। तो सिमिलरली आप A1 लिख सकते हो, यहाँ से देखिए ये A1 B1 C1, दिस इज A2 B2 C2। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देता हूँ x2 माइनस x1, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा 2, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 1 आपका आता है 1, फिर ये 5 माइनस 5 तो आपका आ जाएगा 0। A1 B1 C1 ये सब मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, A1 B1 C1 दैट इज -3 1 5 एंड ये है आपका -1 2 5। ये आप इसको निकाल लेना भाई। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई इसका आंसर, तो आप इसको खुद निकाल लेना। ये आंसर आपका 0 ही आएगा, डिटर्मिनेंट। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने निकालना सिखाया हुआ है स्टार्टिंग की वीडियोस। तो ये अगर आपका 0 आ गया है तो आप इसको बोलोगे हेंस गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, कुछ बच्चे कोप्लेनर और कोलिनियर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ लाइंस होती है, मतलब लाइंस ना, ध्यान रखना, कोलिनियर ना हो फिर भी कोप्लेनर हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोलिनियर होना कंपलसरी है लाइन का कोप्लेनर होने के लिए ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इससे ही पता चल जाता है आपको कि कोलिनियर है या नहीं है। नीचे के जो ये डायरेक्शन वाले टर्म्स है ना, ये और ये प्रोपोर्शनल अगर होते, ये दोनों टर्म्स अगर प्रोपोर्शनल होते तो ही कोलिनियर होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टिल दे आर कोप्लेनर। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे फोर्थ टॉपिक, दैट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो देखो सबसे पहले टू प्लेन्स, तो दो प्लेन की आपके पास इक्वेशन तो देंगे ही देंगे वो, और इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ऐसे होती है। याद रखना मैंने एन कैप वाली नहीं ली यहाँ पे, नॉर्मली आपको एन कैप के फॉर्म में बहुत रेयरली ही मिलेंगी, बट स्टिल आप उसको भी ले सकते हो। ठीक है, दूसरी आपको ये बनेगी n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2। तो देखिए ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि ये जो है ना एन वेक्टर, ये एन वेक्टर पता है क्या होता है? मान लो ये एक प्लेन है, ये होता है इसका परपेंडिकुलर, राइट, ये होता है इसका परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, एन वन वेक्टर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये है मान लो एक और प्लेन है, क्या कहते हैं, ये जो प्लेन है मान लीजिए ये आपका ऐसे जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, ये है आपका n2 वेक्टर। तो अब आप एक बात सोचिए, आप ना इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच का एंगल निकाल लो, वो प्लेन के बीच के एंगल के बराबर ही होगा, सिंपल एज दैट। अगर आप क्या कहते हैं इन दोनों प्लेन को ज्वाइन करते हो ना ऐसे ऐसे, तो इनका एंगल ये आता है, और ऐसे ही आप इन दोनों परपेंडिकुलर्स को ज्वाइन कर लो तो भी इनका बीच का एंगल सेम ही आएगा। तो आपका इन शॉर्ट क्या निकालना है आपको, ये जो दोनों एन वेक्टर और ये जो n2 वेक्टर है ना, n1 वेक्टर n2 वेक्टर, इनके बीच का अगर आप एंगल निकाल लो तो आपको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मिल जाएगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे आएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। आपके पास ये एक प्लेन है, आपको ये पता है कि ये जो प्लेन के अंदर n1 वेक्टर होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो रहा है प्लेन से। इट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसे ही दूसरा प्लेन है, मान लो वो ये प्लेन हो गया, एंड दिस n2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस सेकंड प्लेन। अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, तो आप क्या करो, आप इन दोनों नॉर्मल वेक्टर का एंगल निकाल लो। ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है, वो प्लेन के एंगल के बराबर ही होगा, इन दोनों एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन के बराबर ही होगा। आप एक बार सोचो कि मान लो ये प्लेन जो है ना मैंने ऊपर उठा के ऐसे रख, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, और ये ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल बेटा यही आएगा, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल। सिमिलरली मान लो कि मैंने ये जो है ना, ये वेक्टर्स को भी लंबा ऐसे खींच दो आप, लाइन को, इसको भी ऐसे लंबा खींच दो, तो जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बनेगा, देख रहे हो, ये नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल ये बन रहा है। मैं रेड से दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल वेक्टर आपका इस प्लेन का है, ये वाला इस प्लेन का है, तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है बेटा, ये बिल्कुल सेम आएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि अच्छा यार आपने इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लिया, तो इसको एज ए लाइन कंसिडर कर लो, इसको और इसको। तो आपका एक cos थीटा वाला, अगर आपको याद हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस आपने सीखा हुआ था कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 n2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो जो भी आपका थीटा आएगा ना यहाँ पे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आ जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ d1 और d2 का कोई काम नहीं था, हमें सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना था।
दैट्स इट। ऐसे ही आप इसका ये तो वेक्टर के फॉर्म में निकाल दिया, ऐसे ही आप कैसे इसका वो निकाल सकते हो, कार्टेशियन के फॉर्म में निकाल सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा, देखो n1 वेक्टर जो होता है वो आपको ऐसे गिवन होता है, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, और ये जो आपका n2 वेक्टर है वो होता है a2 i कैप, b2 j कैप प्लस c2 k कैप। देखिए ये आप पता है कब यूज करेंगे, जब आपको ऐसे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म में आपको ये इक्वेशन दे रखी हो, आंसर तो आपका स्केलर ही आएगा ऑफ कोर्स, ये जो एंगल है वो तो वेक्टर्स में आता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे दे रखा हो इस फॉर्म में, जिसके अंदर क्या कहते हैं आपको a1 i कैप b1 j कैप इस फॉर्म में दे रखा होगा, तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन, मतलब मेरा कहने का मतलब है इसको भूल जाओ बेशक, आपको अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे दे रखी हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू कैपिटल D1, ठीक है, या फिर माइनस, या इसको ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस D1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही दूसरा प्लेन दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करोगे, इसी को बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे n1 और n2 ये a1 b1 c1 ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना n1 वेक्टर ऐसा था जो मैंने कट किया ना, ये जो कट किया है ऐसा था। हम्म, तो ये n2 वेक्टर ऐसा था, तो ऊपर से ही आप निकाल सकते हैं, इसको अलग से लर्न करने की जरूरत तो है ही नहीं आपको। नीचे n1 वेक्टर का ये क्या होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर ऐसी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, जो भी आएगा उसका मॉडुलस, मतलब ये निकाल लेना मॉडुलस, तो आपको फाइनल cos थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें अगेन एक चीज आ जाएगी कि देखो बेटा, अगर यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे दे कि चेक वेदर दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, तो आपका काम क्या है, ये cos 90 आना चाहिए। बेटा cos 90 का मतलब ये आएगा 0, ये आ जाएगा 0, 0 का मतलब ये वाला जो है ना टर्म, ये आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा आपका 0, पूरी साइड 0 हो जाएगी। तो यानी कि आपका ये अगर ऐसे आता है, इफ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0, then theta is equals to 90 between two planes। ठीक है, ध्यान रखना बिटवीन टू प्लेन, तो दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो 90 होगा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी ट्रू है, अगर थीटा 90 है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, राइट। अगर ये पैरेलल है, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, तो सिंपल सी चीज है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये पार्ट है ना, ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, यानी कि a1 बाय a2 प्लस b1 बाय b2 प्लस c1 बाय c2, सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, देन दिस कंडीशन इज फुलफिल। तो अब हम ये करने वाले हैं एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। यहाँ पे बस एक ना छोटा सा फर्क आएगा, आप देख लोगे क्या है। देखो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे, क्लियर, आपको इमेजिनेशन करना है यहाँ पे। देखो आपको एक लाइन दे रखी है, वो लाइन है ये, ठीक है, वो लाइन बेशक मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आपको दिमाग में रहनी चाहिए, राइट। तो ये लाइन है, और जो प्लेन दे रखा, मान लो ये पाई प्लेन दे रखा है आपको कोई ना कोई, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, और ध्यान देना बेटा, ये जो एंगल निकलेगा ना, ये है वो एंगल जो दोनों के बीच में, इसको मैं ले लेता हूँ फाई, इसको मान लो आप फाई, राइट। अब आप एक बात सोचिए कि ये जो फाई है ये है एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, बट ये कौन सा एंगल है, ये एंगल जो है ना बेटा, ये पता है किसके बीच का आ रहा है, ये आ रहा है आपके नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन का नॉर्मल तो बेटा एन वेक्टर होगा ना, और लाइन, लाइन और नॉर्मल टू द प्लेन के बीच का ये एंगल है, इसको मान लो थीटा। तो अब प्लेन को भूल जाओ, ये सोचो कि आप ये थीटा कैसे निकालोगे। थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, एक तरह से ये एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, तो दो लाइन के बीच का एंगल हमने निकालना सीखा हुआ है कैसे, cos थीटा इज इक्वल्स टू, इसका डायरेक्शन का वो देख लो कंपोनेंट क्या, और इसके डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है, तो इसके डायरेक्शन का तो कंपोनेंट यही है, एन वेक्टर ही है, और इस लाइन की डायरेक्शन बेटा मिलती है बी वेक्टर से, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन तो एन वेक्टर से ही मिलेगी। तो आप देखिए क्या बन जाएगा आपका ये,
कि हमें दोनों डायरेक्शन है ना, दोनों डायरेक्शन का कैसे निकालते हैं हम, जैसे a1 वेक्टर डॉट बी a2 वेक्टर निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे b वेक्टर डॉट इन वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉडुलस इसका होल का मॉड। तो ये आपका बन गया। तो आप इससे पता है क्या निकाला आप लोगों ने, ध्यान देना भाई, आपने इससे निकाला है cos थीटा। बट जब आपको निकालना होगा ये वाला टर्म, क्या कहते हैं, ये आपको एक्चुअल में आंसर पता है क्या चाहिए, ये 90 माइनस थीटा वाला आंसर आपको चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये 90 माइनस थीटा कैसे आएगा, ये अब आपको यहाँ पे सोचना है। अब देखिए आपको क्या है, ये आपने बेटा यहाँ पे सिर्फ निकाला है cos थीटा, ध्यान रखना क्या निकाला है, cos थीटा। अब आप इस cos थीटा को रिप्रेजेंट क्या कर सकते हो, sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिख सकते हो इस पार्ट को ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा। अब आप एक बात सोचिए, यहाँ पे 90 माइनस थीटा किसके बराबर है भाई, फाई के बराबर, और जो हमें चाहिए था एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो आप 90 माइनस थीटा को रिप्रेजेंट क्या कहते हैं, रिप्लेस कर दो किससे, साइन फाई से, 90 माइनस थीटा को फाई से रिप्लेस कर दो, और आपका आंसर देख लो क्या आएगा, ये आएगा। तो इट इज क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पे ध्यान रखना, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में फर्क है। आप cos थीटा निकालते आए हो अभी तक, इस केस में बेटा साइन फाई निकलेगा, और ये है एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है। तो इस केस में ऐसा हो रहा है, इसको ध्यान में रखना। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो देख लीजिए, कोई भी एक प्लेन हो, कोई भी एनी प्लेन, और ये है एक पॉइंट। तो अगर ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूँ ना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो मैं बात कर रहा हूँ, समझ जाना अपने आप ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना करे, मतलब ये मतलब इसके बारे में बात करो, प्लेन तो एक्सटेंड हो ही सकता है, तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना भाई, इसको मैं क्या लिखवा रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, बट उसमें समझा दूंगा कौन सी चीज क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देखना कि अगर इफ आपको इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ना ऐसे दे रखी हो, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, अगर आपको इस फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, तो आप पता क्या करोगे, तो ये आपका आएगा डिस्टेंस, यही है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इज इक्वल्स टू, आपको इसको कुछ भी लेट करना है कर लो, पी क्यू आर एस टी जो भी करना है कर लो, मैं तो यही लिखता हूँ इसको बार बार, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन क्या होगा, डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप, ये होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट आता है कि यार सर ये नहीं हो सकता, तो मैं बताया तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में क्या लगा रखा है आपने, मॉड लगा रखा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एन कैप आपको प्लेन से मिल जाएगा, ये डी क्या है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब क्या कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन मिल जाएगा ये डी आपको, राइट। और तो आपको कोई ए वेक्टर जो है ये आपको मिल जाएगा, जो भी क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म, ठीक है, ये आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये सारे टर्म्स तो आपको इजीली अवेलेबल हो ही जाएंगे, इसकी तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको राइट। अब ये जो है ना, ये जो ए वेक्टर है मैं बता देता हूँ ये क्या है, ये जो पॉइंट है ना, ये जिसका आपको डिस्टेंस निकालना है, इसका पोजीशन वेक्टर है। अगर ये आपको दे रखा है कि मतलब 1,1,1, इससे इस प्लेन का डिस्टेंस निकाला जाए, तो आप ए वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि ये क्या है, ऑफ अ गिवन पॉइंट, जिस गिवन पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है ना इस प्लेन का, इस प्लेन का, वो है ये ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। लेकिन इफ अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो थोड़ी अलग फॉर्म में, दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, इस फॉर्म में दे रखी हो, तो आपका फॉर्मूला पता क्या बन जाएगा, यही सेम चीज लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो इसमें कुछ नहीं, बस एक फर्क आ जाएगा, लिखना आपको यही है,
ए वेक्टर, इसकी जगह एन वेक्टर आ जाएगा माइनस डी अपॉन आपको करना पड़ जाएगा एन वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, इसका रीजन कुछ भी नहीं है आपका, बहुत सिंपल सी चीज है। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, इसको कन्वर्ट कर रहे हो वापस इसमें। ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है, बट आप देखना यूज बार बार यही करो। आपने क्या किया है, अगर आप ध्यान दोगे, आप आपने इसमें ये किया है, इसको कैप में कन्वर्ट किया, इससे डिस्टेंस आपका आ गया, तो ये एक्चुअली कॉमन ले लिया हमने। आपको ये नहीं लिखना है आपको सीधा ये लिखना है। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ये बनाने की कोशिश करी। और आपको मैंने एक चीज याद हो, अगर आपको एक बहुत अच्छे से एक चीज समझा दी थी मैंने, कि कभी भी आप कोई प्लेन की इक्वेशन लिखते हो, तो आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है ना प्लेन का, वो इस वाले फॉर्म में जो डी होता है ना, उससे रिप्रेजेंट होता है। इस वाले फॉर्म में ये जो डी है ना, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट नहीं करता। ये कब करेगा, जब आप दोनों साइड को एन वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड करोगे, तो जो आएगा वो इस डी को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना, ये डी और ये डी दोनों अलग हैं। ये वाला जो डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, और ये वाला जो डी है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बट ये वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरी चीज, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। और जब भी मैं बोलता हूँ डिस्टेंस, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर के बारे में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो ये बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो याद करना है आपको इसमें, वो ये वाला फॉर्मूला याद करना है जो मैंने बॉक्स में डाला। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला तो ये बन गया। अब ना एक क्वेश्चन और आ सकता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि आपको बोला जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकाल के दिखाइए। तो यार ये तो आप पहले भी सीख चुके हो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब क्या है, वही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो आपको मैंने बताया था वो किससे रिप्रेजेंट होता है, ये जो डी होता है, इस डी को अगर आप इस डी को डिवाइड कर देते हो इसके साथ, तो आ जाए। लेकिन वो इस फॉर्मूले से भी आ जाता है, पता है कैसे? देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से अगर आपको निकालना है, तो यानी मैं कौन से पॉइंट से निकालने के बारे में बात कर रहा हूँ, 0,0,0। उस केस में ए वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, जीरो वेक्टर हो जाएगा। जीरो वेक्टर से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो भाई जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा भाई, डी अपॉन दिस, ऐसे निकाल लो। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, देखो अगर ये दे रखी है इक्वेशन, यहाँ पे एन कैप के फॉर्म में दिया है, यानी कि यूनिट वेक्टर दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर आपका, तो ये जो डी है ना, यही आपका डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। लेकिन अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में दे रखी है, तो आप क्या करोगे, इस डी को डिवाइड कर दोगे इसके साथ, इसके मैग्नीट्यूड के साथ, इसके नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, जो आंसर आएगा वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाए। सर अब हम लोग, एक मिनट, तो इससे पहले जो मैंने आपको कराई, ये थी आपकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये जो है किस फॉर्म में था आपका, ये था वेक्टर फॉर्म में। अब आपका काम क्या है, अब मैं इसको कराने वाला हूँ कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो कार्टेशियन फॉर्म में सीधा सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालोगे, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, और वो जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पे वो पॉइंट x1 y1 z1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम अ प्लेन, और वो प्लेन जो है आपको पता ही है, प्लेन ऐसे रिप्रेजेंट होता है कार्टेशियन के अंदर। ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या आएगा आपका, इज इक्वल्स टू ax1 by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म याद है, तो आपको पता चल जाएगा यार ये तो वेक्टर फॉर्म से निकाला था, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में अगर आपको याद हो, आपने ये फॉर्मूला लिखा था, है ना। तो इन दोनों का अगर आप वो निकालते हो, ये क्या है, x1 आई कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, पोजीशन वेक्टर ही तो है, ये वेक्टर जिससे डिस्टेंस निकालना है आपको प्लेन का, है ना। और ये क्या है आपके पास, ये a1 आई कैप b1 j कैप c1 k कैप। तो एक्चुअल में बस क्या किया आपने यहाँ पे, डिफरेंस किस चीज का है,
कि भाई आपने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, डॉट प्रोडक्ट निकलता है ये और माइनस डी अपॉन एन वेक्टर, ये लिख दिया आपने, दैट्स इट, ये आपकी बन गई कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग करेंगे इस पे बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 24। देखिए बहुत सिंपल है। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। आपको पॉइंट दे रखा है 2,5,-3 और बोला है फ्रॉम द प्लेन, आपको प्लेन से बोला है और वो प्लेन क्या दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप, एक सेकंड, माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे दी तो आपको साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ से n वेक्टर आपको दे रखा है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ से a वेक्टर आप निकाल सकते हो पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है प्लेन का। मतलब ये जो प्लेन है ना और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालना है। तो a वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, राइट। और n वेक्टर आपको इतना दिया है, d की वैल्यू आपको यहाँ पे 4 दे दी है। तो आपको साफ पता चल रहा है भाई, अच्छा ये जो डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डिस्टेंस आपका बनता है a वेक्टर n वेक्टर माइनस d, यहाँ वेक्टर मत लगा देना भाई, ठीक है, और ये आपका इतना बन जाएगा। तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए इसको, और इसको जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो कितना आएगा, 2 6 12, 5 इंटू ये माइनस 15, 2 इंटू ये माइनस 6, राइट। ये आपका आ जाएगा इतना माइनस 6। फिर नेक्स्ट आपका आ गया माइनस, ये कितना दे रखा है 4, माइनस 4 अपॉन अंडर रूट इसका ये देखो इसका निकाल लेना भाई, ये आएगा 36 प्लस 9 प्लस 4, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आपका आ रहा है 49, दैट इज 7 आ गया भाई। तो ये आपका 7 आ गया, इसको 7 लिख लो। यहाँ पे देख लो आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा, ऊपर का सॉल्व करोगे माइनस 15 माइनस 6 दैट इज माइनस 21 माइनस 25, 12 माइनस 25 होता है माइनस 13, माइनस 13 बाय ये 49 होएगा अंडर रूट के अंदर, है ना। तो अंडर रूट का 49 मतलब 7, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लो आप, 13/7 आपका डिस्टेंस आ गया, दैट्स इट। तो बच्चों मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स कराने थे, मेन मेजर आपका चैप्टर ओवर हो चुका है कॉन्सेप्ट वाइज। ऑल्दो मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ मिसलिनियस के, अगर कुछ डाउट्स होंगे आपके एक्सरसाइज 11.3 से रिलेटेड तो मैं उन्हें भी क्लियर करूंगा। तो ऑल मतलब आपका ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यू कैन अटेम्प्ट 11.3 कंप्लीट। अब आप ये पूरी कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।